हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आज एक लंबा क्लास लेकर आया हूं, मतलब मैराथन क्लास कह सकते हो। जैव अणु के जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग आज रिवीजन कर लेना, एक एक क्वेश्चन जरूर तैयार कर लेना। यदि आप एमपी बोर्ड से हैं बच्चों तो आपके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अदर स्टेट के बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो जैव अणु का पूरा खत्म है ना। आज इस वीडियो के बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे करा दूंगा, जो बच्चे इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहते हैं। बाकी जिनको पूरा 100% पढ़ना है वो तो पढ़े ही भाई, हमने सिलेबस कंप्लीट कराया है। तो बच्चों यदि अभी तक आपने मान लीजिए केमिस्ट्री का नोट्स नहीं लिया है, शिव कोचिंग क्लासेस में पहली बार आए हैं, तो एक छोटा सा अमाउंट लगता है। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49। जैव अणु आज का हमारा है ना टारगेट है कि इसको खत्म करना है। और हाँ बच्चों, इसमें ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव भी इंक्लूडेड रहते हैं। आप पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव बन चुके हैं, तो जो बच्चे नोट्स लेंगे उनको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न बच्चों, प्रोटीन है क्या। तो इसको मैं एक शब्द में बोलूं तो नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक आपका प्रोटीन कहलाता है बच्चों। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक यानी आपका कार्बनिक यौगिक जो बच्चों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, आप सबको पता है। लेकिन इसमें से जब नाइट्रोजन युक्त आपका कार्बनिक यौगिक हो जाएगा तो आपका बच्चों प्रोटीन कहलाता है। देखो हम डीप में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो आप सबको पता है कि प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जाता है। इसका मतलब है जंतुओं में पाया जाएगा, भाई पादप में भी पाया जाएगा बच्चों। तो सभी जीव जंतुओं में प्रोटीन है ना उपस्थित रहता है। ये चीज आप एक लाइन ये चीज कर दोगे बच्चों। और प्रोटीन जो होता है वो अल्फा अमीनो एमिनो अम्ल इसके संघनन से बनता है। ठीक है बच्चों, अल्फा एमिनो अम्ल इनका संघनन करते हैं तो प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए बच्चों, यहां से ऑब्जेक्टिव कई प्रकार बन जाता है कि प्रोटीन किसके संघनन से बना है बच्चों, तो अल्फा एमिनो अम्ल। क्वेश्चन आएगा अल्फा एमिनो अम्ल के संघनन से क्या बनता है, तो प्रोटीन। जब प्रोटीन का अपघटन होता है यानी टूटता है तो क्या बनता है, अल्फा एमिनो अम्ल। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा देता है। तो प्रोटीन में आप दो तीन चीजें आपको माइंड में फीड हो गया होगा कि नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक बच्चों जो कि जीव जंतुओं में पादपों में पाया जाता है वो आपका प्रोटीन कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सब कुछ उपस्थित रहता है। सल्फर भी कुछ मात्रा में रहता है बच्चों। यदि हम प्रोटीन की बात करें तो अल्फा एमिनो अम्ल के संघनन से बनता है। इतना आप लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक बच्चों, प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्रोटियोस से हुआ बच्चों। प्रोटियोस टू टेक द फर्स्ट से हुई है, मतलब सीधा सीधा आप इतना लिख दो, इंग्लिश में इंग्लिश के चक्कर में ना पड़ना बच्चों। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, प्रोटियोस से हुई है ना, अर्थात प्रथम या अति आवश्यक। प्रोटीन उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो सभी जंतु तथा पादप के प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसमें से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन तथा अल्प मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। यानी प्रोटीन में हाइड्रोजन भी रहेगा, ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा, हाइड्रोकार्बन है तो कार्बन तो रहेगा भैया, आपका नाइट्रोजन रहेगा। मैंने आपको क्या कहा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोकार्बन है। नाइट्रोजन जुड़ जाएगा तो जटिल आपका एक यौगिक बनेगा। इसमें कुछ मात्रा में सल्फर रहता है, बहुत ज्यादा नहीं, अल्प मात्रा में। तो प्रोटीन की परिभाषा आपको क्लियर हुआ बच्चों। उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन कहलाते हैं जो कि सभी जीव जंतुओं पादपों में प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इनमें क्या क्या पाया जाएगा, तो हाइड्रोकार्बन है तो हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपका नाइट्रोजन और अल्प मात्रा में सल्फर पाया जाता है। रासायनिक रूप से प्रोटीन अल्फा अमीनो अम्ल के संघनन से बनता है बच्चों, अल्फा एमिनो अम्ल के संघनन से बनता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। यदि आप 1 से 2 बार रिवीजन कर लेंगे तो कभी आपसे ये भूलेगा नहीं, पर थोड़ा सा माइंड में इसको फीड करना पड़ेगा, है ना। केमिस्ट्री है, यदि आप तुक्का लगाकर सोचो कि नंबर मिलेगा तो ये गलत है। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है बच्चों, प्रारंभिक आकार स्थिति में परिवर्तन, ये प्रोटीन का विकृतीकरण है। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा अंडा भैया उसकी संरचना कुछ अलग रहती है, उसको फोड़ोगे तो उसके अंदर का संरचना देखोगे, लेकिन जैसे उसको गर्म कर दें, उबाल देते हैं तो बच्चों उस विकृतीकृत हो जाता है और उसका परिवर्तन हो जाता है। तो वो विकृतीकृत का मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन, सिंपल है। ठीक है, प्रोटीन ऊष्मा तथा रसायनों से प्रभावित होते हैं। प्रोटीन को गर्म करने पर तथा रासायनिक यौगिकों से क्रिया कराने पर इनकी जैव क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, विकृत हो जाती है, स्कंदित होकर अभिलेय हो जाते हैं। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। आप सिंपल अंडा ले लो, अंडे को आप मतलब बच्चों उबाल दो, तो उबाल दोगे पहले तो वो जल में विलेय रहेगा, लेकिन उबालने पर वो
मतलब एक सॉलिड स्टेट में बदल जाता है ना। थोड़ा सा मतलब पहले बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में रहता है बच्चों, अब नरम सॉलिड रहता है ना, एकदम कोमल ठोस के रूप में हो जाता है। तो अब वो क्या जल में मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका विकृतीकरण हो गया है। तो जब हम प्रोटीन को गर्म करते हैं बच्चों, या किसी रासायनिक पदार्थों से क्रिया कराते हैं, है ना, या कि मान लीजिए किसी जैविक क्रियाशीलता होती है, तो उसमें विकृत आ जाता है, यानी प्रारंभिक स्थित आकार में परिवर्तन हो जाता है, स्कंदित होकर के अबिलेय हो जाता है। यह परिघटना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। इसको आप अपने शब्दों में पढ़ने की कोशिश करो, अपने शब्दों में इसको समझने की कोशिश करो, तभी ये याद हो पाएगा कि प्रोटीन ऊष्मा है, रासायनिक पदार्थ है, या उसको गर्म कर दें, या जैविक क्रियाएं हैं, इसके फलस्वरूप उसमें विकृत हो जाए, उसमें प्रारंभिक स्थिति में परिवर्तन हो जाए। स्कंदन का मतलब यही होता है, ठीक है। तो यह घटना प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, विकृतीकरण से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों, ये आपका है ना बहुत बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि प्रोटीन के विकृतीकरण से कौन सा संरचना अपरिवर्तित रहता है। तो प्राथमिक संरचना अपरिवर्तित रहता है, किंतु द्वितीयक एवं तृतीयक संरचना में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जब अंडे को उबलते हुए पानी में कुछ समय के लिए रखा जाता है, तो अंडे की प्रोटीन अबिलेय रेशेदार प्रोटीन परिवर्तित हो जाता है, समझ रहे हैं ना, जिससे प्रोटीन स्कंदित हो जाता है, अर्थात प्रोटीन का विकृतीकरण हो जाता है। मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूं, अंडा अंडा अंडा। भैया अंडा मैक्सिमम लोग खाते हैं, जो खाते हैं उनकी बात कर रहा हूं, जो नहीं खाते भाई गुस्सा मत होना कि सर आप हमें भी बोल दिए। चलो कोई बात नहीं है, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं। 50% मेरे यहाँ तो 50% लोग खाते ही खाते हैं। तो भैया 50% लोग अंडे खाते हैं, तो सबको पता है कि अंडा लिक्विड फॉर्म में रहता है। जैसे उसको यदि आप तवे में ही डाल दो तो रेशेदार प्रोटीन में बदल जाएगा, उसके स्थिति में परिवर्तन होगा, द्वितीयक तृतीयक संरचना बदलेगी, प्राथमिक संरचना नहीं बदलेगी। तो ये प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। यानी प्रोटीन का ऊष्मा रसायन के प्रभाव, प्रोटीन को गर्म करने से, रासायनिक क्रिया से या जैविक क्रिया से उसके आकार में परिवर्तन, उसमें विकृत होना, उसमें स्कंदित होने की घटना बच्चों प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। बताओ किसको मजा आया 2 क्वेश्चन में? जिसको मजा आया तो दबा के लाइक कर देना यार बाबू, ठीक है। और जिन्होंने नोट्स नहीं लिया, नोट्स जरूर ले लेना। शिव कोचिंग क्लासेस में आपका एक ही मात्र सहारा बच्चों, शिव सर से जुड़े रहने के लिए नोट्स है ना, आप लोग ले सकते हैं, शिव सर से जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, रेशेदार व गोलिकाकार प्रोटीन को विभेदित कीजिए। मतलब रेशेदार प्रोटीन और गोलिकाकार प्रोटीन में अंतर। देखो भाई मेरे हिसाब से आप याद करना, आपको बढ़िया मिलेगा अंतर। देखो मैं आपको बता देता हूं, रेशेदार जो प्रोटीन है ना बच्चों, ये जल में अबिलेय है, जल में अबिलेय है। और जो गोलिकाकार प्रोटीन है यह जल, अम्ल, क्षार तथा लवणों के जलीय विलयन में विलय हो जाता है। समझना, ये बच्चों रेशेदार प्रोटीन जल में अबिलेय है और गोलिकाकार प्रोटीन जल में विलय हो जाता है। पहला अंतर हो गया। 2 अंतर तैयार कर लिए, तीसरा आसानी से बनेगा। दूसरा अंतर यह बच्चों कि जो रेशेदार प्रोटीन है ना, के अणु लंबे धागे के समान होते हैं, लंबे धागे के समान होते हैं, ठीक है, एक लंबे धागे के समान होते हैं। लेकिन जो गोलिकाकार प्रोटीन है इसके अणु शाखित व गोलाकार होता है। आप शब्द से ही अर्थ समझो ना प्यारे बच्चों। रेशेदार प्रोटीन, रेशा कैसा होता है? लंबे धागे के नुमा होता है बच्चों, तो रेशेदार प्रोटीन हो गया। गोलिकाकार, इसका आकार गोलाकार होगा, ठीक है। ये प्रोटीन जल में अबिलेय, ये जल में विलय होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसमें जो रेशेदार प्रोटीन होता है बच्चों, इनमें कुछ अणुओं में परस्पर हाइड्रोजन आबंध से जुड़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। और इनकी इकाइयां केवल आंतरिक हाइड्रोजन आबंध होते हैं। मतलब देखो यहां पे जो रेशेदार प्रोटीन होता है इसमें कुछ स्थानों पर अणु परस्पर हाइड्रोजन आबंध से जुड़े जाते हैं, लेकिन इनकी इकाइयों में केवल आंतरिक हाइड्रोजन बंध ही होता है। मतलब अंदर आंतरिक हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है। ये थोड़ा सा यदि कठिन है तो इसमें ये अंतर तैयार कर लेना। रेशेदार प्रोटीन पीएच और तापमान के प्रति सक्रिय होते हैं, जबकि बच्चों गोलिकाकार प्रोटीन ताप व पीएच के मान पर सक्रिय होती हैं। देखो दोनों में डिफरेंस देखो, रेशेदार प्रोटीन पीएच और तापमान के प्रति सक्रिय होती हैं और ये बच्चों निष्क्रिय होती हैं। ये निष्क्रिय, ध्यान रखना ना, ये सक्रिय नहीं निष्क्रिय। वही तो मैं सोचा कि सेम कैसे लिख दिया भाई, ये निष्क्रिय, गोलिकाकार प्रोटीन निष्क्रिय बच्चों। तो 3 अंतर आपको कैसे याद करना है, देखो मैं आपको बताता हूँ। रेशेदार प्रोटीन में आपको कैसे याद करना है कि इनकी जो संरचना है एक लंबे धागे के समान होता है बच्चों, लेकिन गोलिकाकार प्रोटीन की जो संरचना है गोलाकार होता है। ये पहला अंतर हो गया। रेशेदार प्रोटीन की बात करें तो जल में अबिलेय हैं, जल में अबिलेय हैं, लेकिन जो गोलिकाकार प्रोटीन होते हैं वो जल में विलय होते हैं, ठीक है बच्चों। फिर रेशेदार प्रोटीन में आप लिखोगे कि ये पीएच और तापमान के प्रति सक्रिय होते हैं, लेकिन गोलिकाकार प्रोटीन बच्चों पीएच और तापमान के प्रति क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। 3 अंतर बनेगा,
किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम, और जिसको प्रॉब्लम है तो हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी, उसका सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके मन में सीखने की कोई इच्छा ही नहीं है। जो सीखता है वो वीडियो को अंत तक देखता है, मजा भी आता है। तो बताओ बच्चों, रेशेदार प्रोटीन, गोलिकाकार प्रोटीन एक बार रिवाइज कर लें। रेशेदार प्रोटीन क्या होता है बच्चों? इसकी जो संरचना है लंबे अणु धागे के समान होता है, और गोलिकाकार प्रोटीन की जो संरचना है साखी तो गोलाकार होता है। रेशेदार प्रोटीन जल में आविलेय होते हैं, गोलाकार प्रोटीन जल में विलेय होंगे बच्चों, है ना। और जो आपका रेशेदार प्रोटीन है इसमें पीएच मान और जो आपका ताप है इसके प्रति सक्रिय होते हैं, लेकिन गोलिकाकार प्रोटीन ताप और पीएच मान के प्रति सक्रिय नहीं होते, निष्क्रिय होते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों कि परिभाषित करना है आपका बच्चों पेप्टाइड बंध, प्राथमिक संरचना, विकृतीकरण। तो विकृतीकरण तो आपने पढ़ लिया है ना, कि जब प्रोटीन को गर्म करें या किसी रासायनिक अभिक्रिया से, है ना, क्रिया कराएं, या तो किसी जैविक क्रिया के द्वारा उसके आकार में परिवर्तन हो जाना, उसके गुणों में परिवर्तन हो जाना, है ना। तो बच्चों आपका वो विकृतीकरण ही, स्कंदन होना ही इस विकृतीकरण कहलाता है, ये आपने पढ़ लिया। अब पेप्टाइड बंध होता क्या है बच्चों? पेप्टाइड बंध एक एमाइड बंध है जो COOH समूह एक अल्फा एमिनो अम्ल के तथा दूसरे अल्फा एमिनो अम्ल के NH2 समूह के बीच जल के एक अणु के निष्कासन द्वारा बनता है। ये दो एमिनो अम्ल की इकाइयों को एक पेप्टाइड अणु में जोड़ देते हैं। देखो बच्चों, कहने का मतलब दो एमिनो अम्ल ले लो, उसमें से क्रिया कराओ और भाई वहां से H2O बाहर निकाल दो, जो बंध बनेगा वही आपका पेप्टाइड बंध होगा। जो बंध बनेगा प्यारे बच्चों वही आपका पेप्टाइड बंध बनेगा। जैसे यहां पर ग्लाइसिन है, एलानिन है, इनकी आपस में क्रिया करा दी, H2O आपका बाहर हो गया, H2O पानी बाहर हो गया, बीच में जो बंध बना वो आपका पेप्टाइड बंध बना। यानी एमिनो अम्लों के बीच कौन सा बंध पाया जाता है आपसे यदि पूछा जाएगा तो आप बोलोगे सर पेप्टाइड बंध पाया जाता है। एमिनो अम्लों के बीच कौन सा बंध पाया जाता है तो आप कहोगे सर पेप्टाइड बंध पाया जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम? सर इसमें तो हमको बंध बनाना पड़ेगा। चलो ठीक है, यहां पर देखना बच्चों, सिंपल तरीके से है। आपका ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन का सूत्र है NH2 CH2 COOH बच्चों, COOH, ठीक है। ये आपका है बच्चों क्या? COOH, ये आपका है ग्लाइसिन। और फिर बच्चों एलानिन, एलानिन का मतलब यहां पर देखना, यहां पर आपका NH2, ठीक है, CH COOH और CH3। अब ये बोला है कि एक अणु जो आपका एमिनो अम्ल है बच्चों, इसमें एक अणु में COOH समूह और NH2 समूह, इसके बीच से हाइड्रोजन निकालना है, पानी निकालना है। तो पानी का अणु बाहर निकाल दो, पानी का अणु बाहर निकाल दो। अब क्या क्या बचा बच्चों? देखना, NH2 है, CH2 है, कार्बन है, इसमें द्विबंध युक्त ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा, यहां से एक H, यहां से एक हट गया बच्चों, तो NH, CH हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया और COOH हो गया। इसके भी जो बंध बना ना बच्चों, यहां पे ये आपका बंध बना वो पेप्टाइड बंध था। क्या बंध बना बच्चों? पेप्टाइड बंध। अब आपको समझ में नहीं आया? देखो, जो आपका अमीनो अम्ल है, अल्फा एमिनो अम्ल है, उसके एक अल्फा एमिनो अम्ल का COOH समूह और दूसरे अल्फा एमिनो अम्ल का NH2 समूह, है ना, जुड़ करके COH समूह और NH2 समूह के बीच एक जल का अणु टूट करके बाहर निकलता है, और जिस बंध से जुड़ जाते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों पेप्टाइड बंध। क्या बोलते हैं बच्चों? पेप्टाइड बंध बोलते हैं। अब यदि आपको इतने में भी समझ में नहीं आया तो थोड़ा फिर से आप समझो कि कौन सा बंध बन रहा है, फिर से एक बार समझा देते हैं ना। देखो बच्चों, NH2 है, ठीक है सर, CH2 है, ठीक है, COOH को ऐसा डबल बॉन्ड O और ये OH, ये COOH है, ठीक है सर। यहाँ पे आपका CH था, इसके साथ COOH जुड़ा था, इधर आपका CH3 था, इधर आपका NH2 था, तो NHH हो गया। अब बच्चों ये OH और ये H आपस में जुड़ करके बाहर हो जाता है H2O के रूप, -H2O बाहर हो गया। तो यहाँ पर देखना NH2 है बच्चों, CH2 है और C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ NH हो गया और ये CH है, ठीक है, यहाँ पे CH3 था और इधर COOH हो गया। ये पूरा जो आपका बंध बना बच्चों इनके बीच में, इसी को बोलते हैं हम क्या? एमाइड बंध या पेप्टाइड बंध। ठीक है बच्चों, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो जब अल्फा एमिनो अम्ल के एक अल्फा एमिनो अम्ल के COH समूह और दूसरे अल्फा एमिनो अम्ल के NH2 समूह में आपस में बंध द्वारा H2O का अणु बाहर निकलता है, तो बीच में जो बंध बनता है बच्चों उसे हम पेप्टाइड बंध कहते हैं, और जो अणु बना वो पेप्टाइड अणु बना। बताओ किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम?
ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों, यहां तक क्लियर है। इसके बाद जो दूसरा था बच्चों प्राथमिक संरचना। प्राथमिक संरचना का मतलब होता है कि जो आपका जैसे प्रोटीन होता है, प्रोटीन प्राथमिक संरचना कैसे बनता है बच्चों। देखो हमने अभी बताया कि इसके पहले आपने प्रोटीन पढ़ा। प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। ये कैसे बनता है, तो एमिनो अम्ल के संघनन से बनता है। तो बच्चों जब एमिनो अम्ल एक निश्चित क्रम में, विशिष्ट क्रम में एक मतलब आकृति के रूप में निर्माण करते हैं, एक निश्चित क्रम में बंधे होते हैं, तब वो उसकी जो प्रोटीन की जो संरचना बनती है वो प्राथमिक संरचना कहलाती है। बस इतना ही है कि यह पॉलीमर एमिनो अम्लों से जो एक दूसरे के विशिष्ट क्रम में बंधा होता है के द्वारा संगठित होता है। एमिनो अम्ल का यह क्रम बच्चों प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। प्रोटीन अल्फा एमिनो का पॉलीमर, पॉलीमर मतलब कई सारे अणु जब आपस में मिल जाते हैं बच्चों तो पॉलीमर कहला जाता है। आप सबको पता होगा, आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा है, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। तो भाई ये पॉलीमर एमिनो अम्ल का मतलब पॉलीमर यानी एमिनो अम्ल का एक संघनन है जो एक निश्चित विशिष्ट क्रम में बन जाते हैं बच्चों और संगठित रहते हैं, वही क्रम आपका प्राथमिक संरचना कहलाता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप समझो कि मैंने क्या कहा, एमिनो अम्ल आपस में मिलता है तो प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कैसे बनेगी, किस तरीके से एमिनो अम्ल जुड़ा हुआ है। तो जब एक विशिष्ट क्रम में जुड़ा रहता है, बंधा रहता है, संगठित होता है बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं प्राथमिक संरचना, है ना। एक निश्चित क्रम में बंध करके जो आकृति समझ में आती है, जो दिखती है, वही आपकी प्राथमिक संरचना है। बाकी विकृतीकरण इसमें जो था इस प्रश्न में, इसको अपन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम करा चुके हैं। अगले प्रश्न में बच्चों किन्हीं 4 प्रोटीन के नाम देते हुए उनके द्वारा मनुष्य के शरीर में किस प्रकार से कार्य होता है ये आपको बताना है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में तो सबको पता है क्योंकि आप लोगों को यदि कभी मलेरिया भी होगा बच्चों, है ना, खून की कमी हुई होगी तो हीमोग्लोबिन जरूर चेक होता है। तो आपके शरीर में हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, यह रक्त में पाया जाता है। यह श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक अस्थायी यौगिक बनाता है जो फेफड़े से विभिन्न ऊतक तक ऑक्सीजन का संवहन करता है ना। मतलब हमारे शरीर में पूरे ऑक्सीजन का संवहन करने वाला कौन है, हीमोग्लोबिन। यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो शरीर में रक्त की कमी कहलाती है बच्चों। हीमोग्लोबिन की कमी मतलब शरीर में रक्त की कमी, ठीक है। तो रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, है ना। इसी के तो चेक करते हैं भाई कितना हीमोग्लोबिन है, मतलब अब आपके शरीर में रक्त की कमी है तो रक्त में पाया जाता है। तथा श्वसन भाई प्रोटीन है एक प्रकार से, हीमोग्लोबिन का ही चेक किया जाता है तो ये प्रोटीन है बच्चों, है ना, जो क्या करता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, फिर पूरे शरीर में जाकर के ऑक्सीजन को प्रदान करता है। ठीक बच्चों, हीमोग्लोबिन क्लियर है। दूसरा मायोसिन, यह मांसपेशियों, मायोसिन से मांसपेशियां, याद रखना मांसपेशियों में पाया जाएगा। यह मांसपेशियों के संचालन में सहायक होता है। मांसपेशी जो हमारे शरीर में होंगे बच्चों तो उसमें मायोसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। पेप्सिन, यह शरीर के आहार नाल के आमाशय में पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायक करता है बच्चों। पा से पेप्सिन, पा से पाचन, यानी पेप्सिन जो है वो पाचन का काम करता है, कहां, आमाशय में। ठीक बच्चों, आहार नाल के आमाशय में पाया जाएगा। ठीक है, फाइब्रोनोजिन, यह रक्त में पाया जाता है तथा यह रक्त का थक्का बनाने के लिए सहायक होता है। ठीक है, फायर करता है। जैसे आपके शरीर में कहीं पे मान लीजिए चोट आ गया तो सीधा फायर करेगा। बोले फायर कैसे, आग लगाएंगे सीधा और वहां पे थक्का जमा देंगे, समझ रहे हो ना। मतलब ऐसे आप ट्रिक से याद रखो भाई, ये पेपर में भूल जाते हैं प्यारे बच्चों, पेपर में पक्का भूल जाएगा फाइब्रोनोजिन। बोले सर कैसे याद रखें, अरे फायर करेगा ना, जैसे घाव लगेगा शरीर में फायर होगा और फायर होगा तो वहां पे थक्का बन जाएगी। तो शरीर में जब भी घाव लगता है तो थक्का बनाने के लिए मदद करता है। देखो ना भाई, यदि आपको चोट लग जाए, थक्का ना बने तो क्या होगा, आपके शरीर से पूरा रक्त बाहर आ जाएगा। जैसे आपके एक घड़े में पानी भरा हुआ है, टोटी लगी हुई है, टोटी को खोल दें, उसको बंद ना करें तो वो पानी पूरा टोटी से निकल जाएगा, पूरा शून्य हो जाएगा। अब फिर घड़े का कोई कीमत नहीं है। घड़े में यदि पानी नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। ऐसे शरीर में यदि रक्त नहीं है, रक्त निकल गया तो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो फाइब्रोनोजन यही काम करता है। जैसे शरीर में चोट लगा, तुरंत आया, थक्का बना दिया, और थक्का बना दिया जैसे पानी बह रहा, अब बांध दो, पानी रुक जाएगी। यही आपका शरीर का हाल है बच्चों। तो फाइब्रोनोजन जो होता है शरीर में रक्त बनाने का, जो आपका घाव लगता है तुरंत रक्त में थक्का बनाने का काम करता है, थक्का। ठीक है, चलो, तो हीमोग्लोबिन शरीर में पाया जाएगा, है ना, रक्त में पाया जाएगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और शरीर के विभिन्न भागों तक, है ना, ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है। मायोसिन से मांसपेशियों में पाया जाएगा बच्चों, मांसपेशियों के संचालन में सहायक होगा। पेप्सिन से पाचन, पेप्सिन से पाचन कहां, आमाशय आहार नाल में पाया जाएगा और पाचन में सहायक होता है। चलिए, कोई दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए बच्चों अगले प्रश्न पर चलते हैं। न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए।
ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल क्या है बच्चों? न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला का बहुलक है, इन्हें पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबोज अम्ल और बच्चों आपका राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। मतलब डीएनए और आरएनए है बच्चों, एक लंबी श्रृंखला, ठीक है। अब इनके जो थोड़ा डिटेल में दिया आप जाओगे तो बहुत ही लंबा चौड़ा है कहानी कि कैसे डीएनए बनता है, कैसे आरएनए बनता है। अभी आप समझो बच्चों कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखलित बहुलक से होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल बनता है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड भी बनने की एक लंबी प्रोसेस है। आप सबको पता है बच्चों, मैंने पढ़ाया है कि शर्करा कैसे क्रिया करता है, फास्फेट समूह ये सब मिल करके न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जैसे शर्करा है बच्चों, उसमें क्षार जुड़ेगा, फास्फेट समूह। आपका न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा? आपके पास एक शर्करा है, इसमें एक क्षार और एक फास्फेट समूह जुड़ेगा। जब ये जुड़ेगा तो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। न्यूक्लियोटाइड बच्चों आपस में मिलते हैं, न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो इनका बहुलक यानी संघनन होता है, जब जुड़ते हैं तो न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। ये दो प्रकार के हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल बच्चों और राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। जी हाँ, डीएनए और आरएनए। तो कार्य आप बता दो सर, डीएनए का काम क्या है? कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशागत प्रभाव को स्थानांतरित करने में सहयोग करता है। कोशिका विभाजन के दौरान प्रतिलिपिकरण के विशिष्ट गुण तथा दो डीएनए रज्जु की पुत्री कोशिका में स्थानांतरित होने का कारण होता है। अरे भैया बोलो, सिंपल है ना यार, आप इतना लंबा मत लिखो सर, इतना लिख दो कि डीएनए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो अनुवांशिक गुण होता है इसको पहुंचाने का काम करता है, स्थानांतरित करता है। तभी तो बोलते हैं, जैसे कभी आप केस सुने होंगे, बोले सर उसकी डीएनए चेक हो, कोई किसी ने बोला कि ये मेरा पुत्र नहीं है। अब मेरा पुत्र नहीं है, इसका प्रूफ कैसे होगा? बोले डीएनए चेक करवा देते है ना। ऐसा होता है ना केस कि ये किसी ने बोल दिया मेरा पुत्र नहीं, तो डीएनए चेक करवाओ। डीएनए चेक करवाए, यदि गुण मिल गया तो भैया तुम्हारा पुत्र है, मानना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो डीएनए मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वंशागत प्रभाव जो होता है बच्चों, उसको स्थानांतरित करने में मदद करता है। दूसरा है डीएनए तथा आरएनए। भाई न्यूक्लिक अम्ल का कार्य लिख रहे हैं तो डीएनए का लिख दो चाहे आरएनए का लिख दो, है ना। डीएनए तथा आरएनए के सभी के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होते हैं तथा हमारे शरीर के विकास तथा संरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। वास्तविकता में प्रोटीन का संश्लेषण कोशिका में विभिन्न आरएनए अणु जैसे एमआरएनए, मैसेंजर हो गया, है ना, टीआरएनए इत्यादि के द्वारा होता है। वस्तु विशेष प्रोटीन के संश्लेषण की सूचना डीएनए में रहती है। मतलब डीएनए आरएनए का आप कार्य लिख दो, सिंपल दो कार्य बच्चों आप लोग तैयार कर लेना। इसके बाद जो ये अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा चाहता है ना कि हम छोड़ देंगे, तो ये इस प्रश्न को जो छोड़ देगा वो परेशान हो जाएगा, पछताएगा। क्योंकि डीएनए और आरएनए में अंतर तो बायोलॉजी में तो पूछा जाता है आपके सिलेबस में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। देखो इसमें आपको 3 अंतर मैं याद करवाऊंगा यूं आसानी से। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, इसका जो पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल। आरएनए मतलब इसका पूरा नाम हो जाएगा राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। डीएनए बच्चों डी से डबल, है ना, तो डबल हेलिक्स यानी द्वि हेलिक्स संरचना बनेगा। आरएनए में एकल हेलिक्स संरचना बनेगा। देखो मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम पास में है तो आपको भटकना ना पड़े, आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना, वो चीज मैं आपको समझा रहा हूं। ये तो पूरा सिलेबस करा रखा है, लेकिन जो यार पढ़ेगा, मैं गारंटेड कहता हूं यार कि पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं। जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा है, जिन बच्चों ने नोट्स लिया है पहले पिछले कई वर्षों से, उनका बेहतर अंक ही आया है। कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, एग्जाम टाइम में आप सपोर्ट कर दो, बस आपके लिए बल्ले बल्ले शिव सर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो अंतर किससे किससे याद हो गया? डीएनए में डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए में राइबोज न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। अच्छा सर इसका पूरा नाम नहीं बता दिया, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। चलो अब बच्चों डी से डबल हेलिक्स यानी द्वि हेलिक्स संरचना होगा और इसका एकल हेलिक्स संरचना होगा, ठीक है सर। शर्करा की बात करें तो डी से डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाएगा और इसका राइबोज शर्करा पाया जाएगा। इसी से तो नाम बनता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है और इसमें बच्चों आपका राइबोज शर्करा होता है, ठीक है। अभी डीएनए का कार्य आपने पढ़ा कि पैतृक गुण के वाहक के रूप में कार्य करता है, यानी पिता के गुण बच्चे तक जाता है ना। लेकिन बच्चों ये किसका कार्य करता है? ये है मुख्य रूप से प्रोटीन के निर्माण का कार्य करता है। आरएनए जो बच्चों वो प्रोटीन के निर्माण के लिए कार्य करता है, ठीक। तो अब आपको 3-4 अंतर है ना। जैसे बच्चों पिरिमिडीन क्षार में जब इसका मान लीजिए स्ट्रक्चर बनता है तो इसमें मुख्य क्षार थायमीन होता है और इसमें भी जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन,
एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, 4 आपके क्षार हैं। ठीक है बच्चों, समझना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। अब इसमें हो जाएगा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, मतलब थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। ठीक है, प्रत्येक डीएनए एक या एक से अधिक एंजाइम के कार्य का निर्देशन करता है, जबकि बच्चों आरएनए केवल और केवल संदेश वाहक का कार्य करता है ना। चलिए कोई बात नहीं है सर, 2-3 अंतर हमको पढ़ना है, आप भले 6-7 पढ़े हो, तुम हमको 3 अंतर याद हो गया है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए में बच्चों डबल हेलिक्स संरचना पाया, यानी 2 हेलिक्स संरचना पाया जाएगा, आरएनए में सिंगल हेलिक्स। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाएगा, इसमें बच्चों है ना राइबोज शर्करा पाया जाएगा। इसका कार्य पैतृक गुणों को के रूप में वाहक के रूप में कार्य करता है, ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए काम करता है बच्चों। और ये साधारणतः नाभिक में पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म क्रोमोसोम में पाया जाता है, ये आप लोग तैयार कर लेना। ये नाभिक में पाया जाता है डीएनए नाभिक में, और ये साइटोप्लाज्म क्रोमोसोम में पाया जाता है। रिवीजन कर लिया आपने। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। डीएनए अंगुली छापन किसे कहते हैं, इसका महत्व क्या है समझाइए। बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसे थोड़ा सा फटाफट देख लीजिए। प्रत्येक जीव के अंगुली छाप अद्वितीय होते हैं, जो अंगुली के शीर्ष पर होते हैं। पहले इन्हें किसी व्यक्ति की पहचान के लिए काम में लाया जाता था, क्योंकि किसी भी व्यक्ति में डीएनए का अनुक्रम अद्वितीय होता है। डीएनए के क्षारक के अनुक्रम में का निर्धारण ही डीएनए अंगुली छाप कहलाता है। डीएनए अंगुली छाप का महत्व क्या है, किसी भी व्यक्ति का पैतृकता को निर्धारित करने में, यानी पिताजी के गुणों के निर्धारित करने में, किसी दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान, बच्चों अथवा जवानों के डीएनए की तुलना करने के लिए। डीएनए अंगुली छापन मतलब इसमें यह चीज है कि भाई साहब बिल्कुल छाप उतर है। जैसे मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया और कोई कह रहा है कि नहीं यार ये तुम्हारा पिता ही है, जबरदस्त बोल रहा है ये तुम्हारा ही पिता है, तो फिर आप क्या करोगे, बोले सर डीएनए चेक करा दो, यदि मैचिंग हो जाएगा तो हमारा पिता है। भाई आपके पिताजी मान लीजिए गायब हो गए और कहीं किसी का एक्सीडेंट हो गया, बॉडी में पहचान नहीं हो पा रही है, तो डीएनए चेकिंग करने के लिए बच्चों, ठीक है। तो ये डीएनए अंगुली छापन का महत्व यही है कि पैतृक गुणों को पहचान करने के लिए, कि आपके पिताजी की कैसे, जैसे दुर्घटना में मृतक शरीर की पहचान बच्चों के साथ या अपने घर के जो मतलब जो आपके पिताजी हैं या आपके दादाजी ऐसे पैतृक गुण बना रहता है, तो उनके पहचान में डीएनए का उपयोग किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो प्रत्येक जीव के अंगुली छापन अद्वितीय होते हैं, मतलब सब कुछ अलग अलग रहेगा। अब देखो ना, फिंगरप्रिंट भी सब व्यक्ति का अलग अलग होता है, ठीक है, क्योंकि डीएनए महत्वपूर्ण है, जो अंगुली के शीर्ष भाग पर रहता है। पहले इन्हें किसी व्यक्ति की पहचान के लिए काम में लाया जाता था, क्योंकि इसकी व्यक्ति में डीएनए का अनुक्रम अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब अलग ही है। डीएनए के क्षारकों के अनुक्रम का निर्धारण ही डीएनए अंगुली छाप कहलाता है, ठीक है बच्चों। इसका महत्व पैतृकता को निर्धारित करने के लिए, और बच्चों किसी दुर्घटना के मृतक शरीर की पहचान बच्चों अथवा है ना उनके घर में अन्य सदस्यों के साथ तुलना करने में, विधि चिकित्सा शास्त्र संबंधी प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में, विधि चिकित्सा शास्त्र संबंधी प्रयोगशाला में अपराधी की पहचान करने में भी डीएनए का प्रयोग किया जाता है। अपराधी का पहचान, जैसे किसी के साथ गलत हो जाता है ना, बोल देते हैं कि सर उसका मतलब एक गलत करके उनकी मौत कर दी गई, तो फिर इससे भी पहचान की जाती है अपराधी की, कि किसने मतलब किसी जैसे बच्चे के साथ गलत व्यवहार किया, तो उससे भी डीएनए परीक्षण किया जाता है। हालांकि आप लोग समझ गए हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, उस शब्द में प्रयोग करना नहीं चाहता, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, एमिनो अम्ल के उभयधर्मी प्रकृति से आप कैसे समझते हैं, ये ज्यूटेरायन क्या है। तो यहाँ पे जो उत्तर है थोड़ा सा ये अधूरा है, इसको मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूँ कि ज्यूटेरायन होता क्या है, कि एमिनो अम्ल किसे कहते हैं। पहले आप समझना, एमिनो अम्ल किसे कहेंगे बच्चों, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह और एक आपका एमिनो समूह उपस्थित होगा, वही आपका एमिनो अम्ल कहलाएगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक समूह और आपका बच्चों जैसे आर है बच्चों, CH है, यहाँ पे आपको जोड़ देना है NH2, ठीक है, और बच्चों यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक समूह जोड़ना है, तो ये आपका एमिनो अम्ल हो गया, क्योंकि इसमें एक NH2 समूह और एक आपका कार्बोक्सिलिक समूह है। अब इसमें होता क्या है बच्चों, इसमें सिंपल तरीके से जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये हाइड्रोजन को त्यागता है, तो ये आपका कैसे बनाएगा, RCHC, आपका डबल बॉन्ड O रहेगा ही बच्चों, इन्हें कुल मिलाकर OO निगेटिव हो जाएगा, और ये जो NH2 है ये बच्चों आपको बच्चों यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ता है तो NH3 पॉजिटिव हो जाता है। यानी समझिएगा थोड़ा सा कि ज्यूटेरायन कैसे होता है, कि मतलब दो आयन कैसे उत्पन्न होते हैं। तो आपका जो एमिनो अम्ल है इसमें आपका COH समूह भी है और बच्चों क्षारीय समूह भी है,
ठीक है, कौन कौन सा? COH समूह है और क्षारीय समूह है। जलीय विलयन में जो COOH समूह है ये हाइड्रोजन को त्याग देता है, यानी प्रोटॉन को त्याग देता है और COO नेगेटिव आयन बनाता है, जबकि जो NH2 समूह बच्चों, ये NH2 जो समूह है ये प्रोटॉन को ग्रहण करके NH3 आयन बनाता है, जिससे इसका pH मान लगभग 7 के बराबर होता है, जिससे ही बच्चों ये द्विध्रुवीय आयन होता है, इसे ही ज्यूटर आयन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ज्यूटर आयन कहते हैं। एमिनो अम्ल की उभयधर्मी प्रकृति को आप समझाइए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। द्विध्रुव या ज्यूटर आयन की संरचना के कारण एमिनो अम्ल उभयधर्म स्वभाव के होते हैं, यानी ज्यूटर आयन उभयधर्मी स्वभाव का मतलब है अम्लीय प्रभाव और क्षारीय समूह दोनों चीज। अम्लीय स्वभाव आपका बच्चों NH3 पॉजिटिव के कारण, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव क्यों कहा गया है, क्योंकि बच्चों ध्यान रखना, एक चीज आप ध्यान रखना कि जब बच्चों ये पहले अम्ल था, ठीक है, लेकिन निगेटिव होने के कारण अब ये अम्ल नहीं रह गया, ये प्रोटॉन दे चुका है, अब ये क्षारकता का काम करेगा और ये प्रोटॉन ग्रहण कर लिया है, इसके पास प्रोटॉन त्यागने की क्षमता है। कहने का मतलब समझना, पहले इसने प्रोटॉन त्यागा, इसने प्रोटॉन त्याग दिया, ठीक है, प्रोटॉन त्याग दिया तो अब इसके पास अम्लीयता का व्यवहार खत्म, ठीक है बच्चों। अब इसके पास अम्लीयता का व्यवहार, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि अम्लीय स्वभाव NH3 पॉजिटिव समूह के कारण होता है और क्षारीय गुण COO निगेटिव समूह, यहाँ पर निगेटिव कर लो सबसे बेस्ट रहेगा, के कारण होता है। अब यदि आप अम्लीय कहोगे तो वहाँ पे COOH लिखना पड़ेगा, ठीक है, और यदि COO निगेटिव कर दिए तो फिर अम्लीय स्वभाव नहीं दर्शाएगा बच्चों, ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये चीज़ लिखा गया है कि अम्लीय गुण के लिए आपका NH3CH आ रहा है बच्चों, CO निगेटिव है। अब यहाँ पर अम्लीयता इसके कारण होगा क्योंकि ये प्रोटॉन त्यागेगा, ये प्रोटॉन त्यागेगा बच्चों, इसलिए अम्लीय गुण दर्शाएगा। NH3 था तो एक प्रोटॉन त्याग दिया, H को त्याग दिया तो NH2 बनाया, तो ये अम्लीयता को दर्शा रहा है। अब आप COOH को मत जाना कि सर COOH के कारण अम्लीय समूह, जब पूरा COOH होता तो अम्लीय स्वभाव इसके कारण होता, लेकिन NH3 पॉजिटिव जो प्रोटॉन देता है इसके कारण से अम्लीय स्वभाव दर्शा रहा है। यहाँ पर बच्चों आपका COH है तो ये हाइड्रोजन को ग्रहण कर रहा है, ये प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए COH निगेटिव के कारण क्षारकीय गुण दर्शाता है, इसलिए बच्चों COH निगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो हम यदि बात करें ज्यूटर आयन की बात करें तो ज्यूटर आयन में क्या होता है, जैसे आपके पास एमिनो अम्ल है बच्चों, एमिनो अम्ल में होता क्या है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक समूह भी है और क्षारीय समूह भी है। तो कार्बोक्सिलिक समूह एक इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन त्याग देता है और CO निगेटिव आयन में बदल जाता है, और बच्चों NH2 समूह ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है, NH3 पॉजिटिव आयन में बदल लेता है, अतः यह pH में 7 में द्विध्रुवीय आयन होता है, इस कारण से इसे हम ज्यूटर आयन कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसको हम ज़्यादा समय नहीं देंगे, इतने में ही आगे बढ़ते हैं। ग्लाइकोसाइड बंध से आप क्या समझते हो बच्चों, बताइए। ऑक्सीजन लिंकेज जिसके द्वारा 2 मोनोसेकेराइड इकाई जल के अणु को निष्कासित कर डाइसेकेराइड का एक अणु बनाते हैं, इस लिंकेज को ग्लाइकोसाइड लिंकेज या ग्लाइकोसाइड बंध बनाते हैं। अब इसका यदि डायग्राम बनाओ थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि 2 मोनोसेकेराइड आपस में मिलते हैं, बीच से जल का अणु बाहर निकलता है और जो बीच में क्या बनता है बच्चों, लिंक बनता है, एक दूसरे के बीच बंध बनता है, वही ग्लाइकोसाइड बनता है, ग्लाइकोसाइड बंध बनता है, सीधा है। जैसे सुक्रोज बनता है, एक डाइसेकेराइड अल्फा ग्लूकोज के C1 तथा बीटा ग्लूकोज के C2 में ग्लाइकोसाइड बंध द्वारा बनता है। मतलब जो आपका सुक्रोज बनता है किससे किससे बनता है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। इसको यदि हम डिटेल्स में बात करें तो ज़्यादा समय लगेगा, बस इतना आप समझो कि जैसे आपके पास मोनोसेकेराइड इकाइयाँ हैं, उनको आपस में जब हम जोड़ते हैं तो जल का अणु बाहर निकलता है, बीच में एक लिंकेज बनता है जिसमें एक बंध कहते हैं बच्चों, जिसे हम ग्लाइकोसाइड बंध के नाम से जानते हैं, ठीक है, ठीक बच्चों। चलो अगला जो परिभाषा आपको देना है बच्चों वो है एंजाइम। एंजाइम किसे कहते हैं, तो एंजाइम जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक पदार्थ हैं जो शरीर के अंदर होने वाले जैविक क्रियाओं का जैसे भोजन का पचना, श्वसन आदि में भाग है ना उत्प्रेरित करते बच्चों, एंजाइम कहलाते हैं। यानी शरीर में ही उत्पन्न होने वाले ऐसे पदार्थ जो नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं, लेकिन शरीर की विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का क्रियान्वयन करते हैं, संचालन करते हैं। जैसे पाचन हो गया बच्चों, शरीर में भोजन का पाचन होता है,
है, ऐसे शरीर में विभिन्न होने वाले रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, है ना। शरीर के अंदर जैसे आपका बच्चों लैक्टोज है ना, वो कैसे टूटेगा, आपने सुक्रोज खाया कैसे टूटेगा, तो उसमें उत्प्रेरक का काम करने के लिए एक पदार्थ होता है, जैसे एमाइलेज हो गया, है ना, इन्वर्टेज हो गया, जाइमेज हो गया, ये सारे एंजाइम हैं, है ना। तो शरीर में ही उत्पन्न होने वाले, कोशिकाओं में उत्पन्न वाले नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है जो शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं का क्या करते हैं, मतलब संपन्न कराते हैं, जैविक क्रियाओं को संपन्न कराते हैं, उत्प्रेरित करते हैं बच्चों, वो आपके एंजाइम कहलाते हैं। जैसे आप जाइमेज एंजाइम लिख लो एग्जाम्पल में, है ना, इन्वर्टेज एंजाइम लिख लो। ठीक बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। विटामिन क्या है, उन विटामिनों के नाम लिखिए जिनकी कमी से निम्नलिखित बीमारी होता है। ठीक है बच्चों, तो विटामिन क्या है, वो एक कार्बनिक यौगिक जो सूक्ष्म मात्रा में शरीर के विकास एवं बुद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। यहाँ पर विकास एवं वृद्धि है, ठीक है, जिसमें से रोग प्रतिरोधक गुण होता है, विटामिन कहलाता है। यानी शरीर में ही बच्चों विभिन्न जैसे कुछ चीज़ें शरीर के अंदर से विटामिन तो उतना उत्पन्न होता नहीं है, हम बाहर से लेते हैं, मुख्य रूप से विटामिन बाहर से ही लेते हैं। वो एक कार्बनिक यौगिक जो सूक्ष्म मात्रा में शारीरिक विकास एवं बुद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। यानी विटामिन हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं होता बच्चों। विटामिन जैसे आप विटामिन डी की प्राप्ति करते सूर्य के प्रकाश से, विटामिन सी आपको मिलता है कहाँ से, संतरा से, नींबू से, है ना बच्चों। विटामिन ए है आपके विभिन्न प्रकार के गाजर मूली सब्जियों से मिल जाता है। तो विटामिन जो है भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं तब वो हमें प्राप्त होता है। तो कार्बनिक यौगिक ही है, सूक्ष्म मात्रा में शारीरिक विकास के लिए वृद्धि के लिए आवश्यक होता है बच्चों। रोग प्रतिरोधक यहाँ पर गुण होता है। जैसे आप यदि विटामिन सी की कमी हो जाती है तो स्कर्वी रोग हो जाता है, तो स्कर्वी रोग से बचने के लिए विटामिन सी की मतलब हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होना जरूरी रहता है। तो इसलिए बोला जाता है रोग प्रतिरोधक गुण होता है। तो बच्चों इसे आसानी से तैयार कर लेना। खून का थक्का न जमना किसके कमी से होता है, विटामिन की के कमी से। रतौंधी विटामिन ए की कमी से। रक्ताल्पता एनीमिया विटामिन बी की कमी से। ठीक है, रक्ताल्पता यहाँ पर बोला है ना, रक्ताल्पता विटामिन बच्चों रक्ताल्पता किसके कमी से होता है, तो विटामिन बी ही है। ठीक है, और एनीमिया रोग किसके कमी के कारण होता है, एनीमिया आप लोगों को बताना है, आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एनीमिया होता है किसके कारण से, ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ बच्चों। ठीक है, चलो विटामिन सूखा रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। तो भाई अरक्तता खून की कमी विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया था इसमें, इसलिए मैं आप लोगों से बताता हूँ कि भाई विटामिन बी, अच्छा विटामिन ई की कमी से क्या होता है, जनन अंगों का कमजोर हो जाना, है ना। चलो ठीक, कोई बात नहीं है। तो खून में रक्त का थक्का न जमना विटामिन के की कमी से। रतौंधी विटामिन ए, और बेरी बेरी विटामिन B1 होता है ना। और भूख न लगना, मांसपेशियाँ कमजोर हो जाना, विटामिन बी बेरी बेरी भी होता है बच्चों। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ कि सर विटामिन बी का बी जैसे B10 है वो अरक्तता हो जाता है, और जैसे विटामिन B12 है इसमें भी अरक्तता होता है बच्चों, शरीर में रक्त की कमी, है ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो भाई एनीमिया आप लोगों के लिए होमवर्क देता हूँ। अरे बोलो सर यही तो सब है, मेरे हिसाब से विटामिन बी से ही एनीमिया होता है ना, विटामिन बी की कमी से। इसमें ज़्यादा समय ले लिया अपन ने यार। चलो अल्फा एमिनो अम्ल और प्रोटीन में अंतर बताओ। अल्फा एमिनो अम्ल पॉलीपेप्टाइड का एकलक होता है, ठीक है, और प्रोटीन बच्चों ये प्रोटीन जो है पॉलीपेप्टाइन होते हैं, पॉलीपेप्टाइड। तो यहाँ पर थोड़ा सा सुधार देता हूँ, पॉलीपेप्टाइड है ना। तो आपको वैसे भी बताया बच्चों कि जो पॉलीपेप्टाइड है ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन किससे मिलकर बना है, एमिनो अम्ल से, है ना। तो ये हम कह सकते हैं कि भाई साहब जो अल्फा एमिनो अम्ल है प्रोटीन का जो एकलक है, क्योंकि अल्फा एमिनो अम्ल से प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन का एकलक अल्फा एमिनो अम्ल, और ये पॉलीपेप्टाइड होते हैं, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड का एकलक अल्फा एमिनो अम्ल होता है। ये रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं बच्चों, और ये रंगहीन अक्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, अल्फा एमिनो अम्ल क्रिस्टलीय, ये अक्रिस्टलीय होते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। ये ज्यूटारायन फिर से आ गया, ठीक है, ज्यूटारायन। एमिनो अम्ल के NH2 तथा COH समूह विपरीत प्रकृति के होने के कारण परस्पर क्रिया करके आंतरिक लवण बना लेते हैं, जिससे ज्यूटारायन कहते हैं। ये सिंपल है, ये ज्यूटारायन, इसकी परिभाषा आप तैयार कर लेना, बढ़िया सिंपल है, सबसे बढ़िया ज्यूटारायन की परिभाषा ये। और विकृतीकरण तो आपको तीसरे बार हो गया, क्वेश्चन रिपीटेड है। प्रोटीन को गर्म करने पर या सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार के विलयन मिलाने पर इसकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है, अविलय होकर के स्कंदित हो जाता है, विकृत हो जाता है। ये प्रोटीन का विकृतीकरण कहलाता है। कुछ भी नहीं, मैं सारा चीज़ इसको समझा चुका हूँ। प्रोटीन का विकृतीकरण पहले ही बता चुका हूँ कि इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण से प्रोटीन की प्राथमिक संरचना परिवर्तित रहती है, किंतु द्वितीयक और तृतीयक संरचना परिवर्तित हो जाती है। प्रोटीन की कमी से क्वार्सियोरकर रोग, है ना, हमारा स्मस रोग हो जाता है। ये जरूर याद करना, क्वार्सियोरकर,
कुआसी योरकर रोग हो जाता है, मराइस्मस रोग हो जाता है। इसको जरूर याद कर लेना आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये ज्यूटर आयन तो आपको बता दिया बच्चों, ठीक है, कि NH2 जो है ये प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है, NH2 NH3 पॉजिटिव बनाता है, COOH जो है ये प्रोटॉन दे करके COO निगेटिव आयन बनाता है, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ये उभयधर्मी गुण का हो जाता है बच्चों, जिसे हम ज्यूटर आयन के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रोटीन का विकृतीकरण भी आपको पता हो गया कि प्रोटीन को गर्म करने पर या सांद्र अम्ल या सांद्र क्षार या विलयन मिलाने पर इनकी जैविक क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है और यह अविलेय होकर के प्यारे बच्चों स्कंदित हो जाता है। इस क्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, ये क्वेश्चन आया था 2024 में, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल का मतलब जो हमारे शरीर में उत्पन्न नहीं हो सकते, उसे हम बाह्य माध्यम से ग्रहण करते हैं, वो आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाएंगे। और अनावश्यक एमिनो अम्ल ऐसे एमिनो अम्ल जो मानव शरीर में संश्लेषित हो जाता है ना, भोजन के माध्यम से प्राप्त होना आवश्यक नहीं होता है, वो आपका अनावश्यक एमिनो अम्ल कहलाएगा। एग्जाम्पल दो तैयार कर लो, हिस्टिडीन हो गया बच्चों, लाइसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया। दो एग्जाम्पल तैयार कर लेना, ज़्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं कहता हूँ, दो एग्जाम्पल। आवश्यक एमिनो अम्ल का मतलब होता है जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होता है, ठीक है, जो हम बाह्य मतलब मनुष्य स्वयं शरीर से नहीं बना पाता, जो हम बाह्य भोजन के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वो आवश्यक एमिनो अम्ल है। जैसे आपका हिस्टिडीन हो गया, ल्यूसिन हो गया, लाइसिन हो गया, ठीक है बच्चों। और अनावश्यक की बात करें, जो हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाता है, हम भोजन के माध्यम से उसे प्राप्त नहीं करते, वो आपका बच्चों अनावश्यक होता है। जैसे एलानिन, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, ठीक है बच्चों, ग्लूटामिक एसिड। तो ये आपको 2-3 अनावश्यक एमिनो अम्ल तैयार कर लेना है। और आखिरी क्वेश्चन बच्चों, अभी तो 16 है, 17 तक है। वसा में विलेय विटामिन के नाम, ठीक है। विटामिन को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? रक्त के थक्का जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन का नाम बताओ। रक्त के थक्का जमाने के लिए कौन मदद करता है, ये आपको बताना है। अभी हमने बताया सर विटामिन के, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर वर्गीकृत विलेयता के आधार पर वर्गीकृत वसा में विलेय विटामिन, ऐसे विटामिन जो वसा में विलेय हो जाते हैं परंतु जल में अविलेय हैं, जैसे विटामिन A, D, E और K। इस वर्ग में उन विटामिन को रखा गया जो वसा तथा तेल में विलेय होते हैं किंतु जल में अविलेय होते हैं बच्चों। ये विटामिन है विटामिन A, D, E तथा K। ये यकृत तथा एडिपोस है बच्चों, यकृत तथा एडिपोस ऊतक में संग्रहित रहते हैं। यानी कुल मिलाकर के विलेयता के आधार पर यदि वर्गीकृत करें तो हम 2 प्रकार से बांटते हैं, वसा में विलेय विटामिन और जल में विलेय विटामिन। ऐसे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है कि वसा में विलेय विटामिन के नाम, तो विटामिन A, D, E और K बच्चों, विटामिन A, D, E और K, ठीक है। तो ये यकृत और एडिपोस ऊतक में संग्रहित रहते हैं। तो इस वर्ग जो वसा में विलेय विटामिन है, विटामिन A है, D, E और K बच्चों। और जो जल में विलेय विटामिन है उनका जो प्रकार यदि बोलोगे यहाँ पे, तो विटामिन C और विटामिन B समूह के विटामिन जल में विलेय होते हैं, इसी कारण से इन्हें इस वर्ग में रखा गया है। जबकि बायोटीन अर्थात विटामिन H ना तो जल में विलेय होता ना ही वसा में, तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन K जिम्मेदार होता है। यदि जल में मिल जाता तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता, इसलिए रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन K बच्चों मददगार हो जाता है। तो विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो जल में विलेय विटामिन, एक तो वसा में विटामिन जो विलेय हो जाता है। जो वसा में विलेय विटामिन है वो यकृत में और एडिपोस में पाया जाता है, ऊतकों में पाया जाएगा, ठीक है। चलिए, और आखिरी एंजाइम की परिभाषा मैंने करा दिया है, ठीक है। जो शरीर के अंदर उत्पन्न कुछ ऐसे पदार्थ जो रासायनिक या नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक हैं, जो शरीर में होने वाले रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले वो एंजाइम कहलाते हैं। जैसे बच्चों इनका उपयोग है पनीर बनाने में, मक्का का स्टार्च बनाने में, है ना, बियर, रम आदि, है ना, इन्वर्टेज एंजाइम, शर्करा आदि बनाने में सब एंजाइम का प्रयोग करते हैं। बाकी नोट्स में बढ़िया एंजाइम भी दिया रहता है, 2-3 एंजाइम, उनके कार्य, तो नोट्स भी लेना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे नोट्स नहीं लिए हैं उनको थोड़ा सा नोट्स लेना चाहिए शिव सर से, और थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट रहे, प्यार रहे बच्चों, तो आप लोगों के लिए ऐसी क्लासेस लाते रहें, निरंतर आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें, लेकिन आप लोगों का प्यार बढ़िया सपोर्ट बना रहे, तभी मज़ा आता है आप लोगों के लिए क्लास लाने के लिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।